मुंबई अब पीछे छूट चुका था, लेकिन भाटी और अर्जुन के दिमाग में रुखसाना का चेहरा अब भी घूम रहा था। गले में बंधी भूरे रंग की मजबूत मोटी रस्सी, पंखा और वो वीडियो कॉल जो एकदम से कट गया। भाटी और अर्जुन ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया और सैंड माफिया केस के बीच ये पड़ी लकड़ी लेने के चक्कर में डांट सुनने के बाद उन्हें 48 घंटे मिले थे पानीपत जाने के लिए। अब दोनों एक ट्रेन के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बैठे थे पानीपत के लिए। ट्रेन की खिड़की से हरियाणा के खेत दिखाई दे रहे थे, गेहूं के सुनहरे खेत, बीच बीच में नीम के पेड़ और दूर कहीं एक ट्यूबवेल का पानी चल रहा था। लेकिन भाटी का ध्यान कहीं और था। वो अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन, ये थारा आइडिया था ना? पानीपत जा रहा है किसी लड़की के ड्रामा के चक्कर में, साले सैंड माफिया का केस छोड़कर। अरे तने मालूम है कि तुम्हें करीब थे हम राणा ने पकड़ने के। अरे तुम मन्ने इस ट्रेन में बैठा लाया। अरे ये ट्रेन भी बाढ़ चौथ एक नंबर की खटारा सा है। यो देख ये सीट भी टूटी हुई है, मेरी ग्रैंड में स्क्रू चुभ रहा है। कहता है थोड़ी सी शांति रख रे भट्टी। तू तो बोलता था ना मैंने नॉर्थ में ऐसा माफिया देखा है, वैसा माफिया देखा है। अब देख नॉर्थ ही जा रहे हैं, तेरा अपना एरिया। और ये रुखसाना का केस भाई, इसमें कुछ तो है रे। वो लड़की अपनी जान देने वाली थी और तू अब भी साला अपना रोना रो रहा है। साले तेरा दिल तो पत्थर का है रे, गांड में स्क्रू ही ठीक है तेरे लिए। साले मारी बेइज्जती करेगा। ये रुखसाना कोई नौटंकी सा है, अरे कोई स्कैम सा है। 4 दिन तक ईमेल भेज रही है, अरे वीडियो कॉल पर रस्सी दिखाई। बॉलीवुड की फिल्म का सीन लगा है, तू बांध के लड़े उसके पाछे बाज रहा है जैसे तू इस फिल्म का हीरो सा। अरे वो लड़की के आंसू देखे तूने रे? हाँ, मेरा दिल कहता है वो दर्द असली था रे। और ये केस मूली टाइप है, जितना दिख रहा है जमीन के अंदर भी उतना ही है। लेकिन तुझ जैसे गांडू को क्या समझाऊं मैं? झांड बराबर अकल है, गांड में पूरा बकल है। एक और बार बोला ना तो यही ट्रेन तो फेंक दूंगा। तो अपने बड़ा चाचा चौधरी समझे है, लेकिन है एक नंबर का छोरी चोर। अरे बोल, अगर यू रुखसाना ने हमने उल्लू बनाया तो क्या करेगा? ठीक है रे भट्टी, अगर ये सब झूठ निकला ना तो मैं तेरे सारे जूते पॉलिश करूंगा। लेकिन अगर ये सच निकल गया तो तू 1 हफ्ते तक रोज मेरे कपड़े धोएगा। हाथ से डील है? अब चुपचाप पानीपत का मजा ले। देख, बाहर खेत, ऊपर नीला आसमान। बचपन से देखा है मन नहीं, नॉर्मल से मार लिए। यहाँ के लोगों के लिए कोई नई बात ना है। ट्रेन पानीपत के करीब पहुंच रही थी। खिड़की से अब खेत के साथ साथ छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। मिट्टी के घर, छपरों पर सूखती हुई गोबर की टिक्कड़ और सड़क पर साइकिल चलाते हुए बच्चे। पानीपत का स्टेशन नजर आया, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जहां चाय के टपरी से धुआं उठ रहा था और एक पुराना सा बोर्ड लिखा था, वेलकम टू पानीपत, सिटी ऑफ वीवर्स। भाटी और अर्जुन ने अपने बैग्स उठाए और प्लेटफॉर्म पर उतरे। गर्मी अपने शबाब पर थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे गांव कोई राज छुपा रहा हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही दोनों ने एक लोकल रिक्शे वाले को रोका और पानीपत के थाने का एड्रेस पूछा। रिक्शे में बैठकर दोनों थाने की तरफ बढ़े। रास्ते में पानीपत का बाजार दिखा, छोटी छोटी दुकानें जहां कपड़े के थान बिक रहे थे। एक दुकान पर हैंडलूम का बोर्ड और दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली जिसके गेट पर चौधरी लिखा हुआ था। भाटी का ध्यान उस पर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन अपने फोन में रुखसाना के ईमेल्स चेक कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी टेंस था। रुखसाना का ईमेल फिर से पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कोई आसिफ चौधरी, शायद वही पहलवान। ये नाम सुना सुना लगता है रे, नहीं रे? आसिफ चौधरी तो होगा कोई गांव का दद्दा। यहाँ के हर दूसरे घर पे चौधरी लिखा है। देखना रहा ये कौन सा चौधरी है, ये तो कोई लोकल ही बता पाएगा, इसलिए थाने ले जा रहे हैं। वहाँ कोई लोकल इंस्पेक्टर होगा, उससे पूछ लेंगे। रिक्शा पानीपत के थाने के सामने रुका। एक पुरानी सी बिल्डिंग जिसका प्लास्टर उखड़ रहा था और गेट पर एक बोर्ड लिखा था, पुलिस स्टेशन। अंदर एक छोटा सा ऑफिस था जहां एक फैन धीरे धीरे घूम रहा था और एक कांस्टेबल
चाय के प्याले लेकर आया। भाटी और अर्जुन को एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे जगह कोई भी हो, पुलिस स्टेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। भाटी और अर्जुन को इंस्पेक्टर दहिया के केबिन में भेजा गया। दहिया एक तगड़ा दाढ़ी वाला आदमी था, भारी हरियाणवी एक्सेंट, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कुराहट। भाटी और अर्जुन, हाँ? तो आप लोग मुंबई से आए हैं, मगर ऐसा भी क्या हो गया? यहाँ तो कोई बम बम भी ना फूटा। एक लड़की सा है, रुखसाना नाम की, 4 दिन तक ईमेल भेज रही है। बोलती है उसकी बहन पिंकी का मर्डर होया है। फिर कल उसने वीडियो कॉल किया, रस्सी गले में घाल के सुसाइड की धमकी दी। कॉल भी कट गया, अरे फोन भी बंद है। अरे यूं तो ना पता कि हम ही क्यों, मगर हो सका है कि कोई आई हो, मगर आपने उसकी सुनी ना हो। शायद इसलिए हमें फोन किया उसने, या फिर हो सका है कि वो सब ड्रामा हो, मजाक हो। लेकिन अगर फिर सच है तो बता भाई दैया, क्या चक्कर से? दैया साहब, ये ईमेल पढ़ो। इसमें लिखा है पिंकी आसिफ चौधरी की बीवी थी, 1 साल पहले शादी हुई और 3 दिन पहले मौत। रुखसाना बोलती है ये मर्डर है, लेकिन बॉडी दफना दी गई। कोई ऑटोप्सी नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, इतना सब कुछ हुआ और आपको तो क्लियरली इसकी हवा भी नहीं लगी। खैर छोड़िए, ये बताइए कि ये आसिफ चौधरी का नाम सुना है कभी? कौन है ये? अरे आसिफ चौधरी का नाम सुन के तो मैं आपका केस सुन रहा हूँ। और मैं क्या, कोई भी लोकल होगा तो आसिफ को जानता ही होगा। वो एक दौर में पानीपत की चांद था, नेशनल लेवल पहलवान। हर मेले में उसके नाम की टिकटें बिकती थी। जब वो 18 का था, 32 साल के पहलवानों को धोबी पछाड़ देता था। ढंग से खेला तो कई मेडल्स जीते, बहुत साल भर रहा, दिल्ली, पंजाब, सब जगह नाम कमाया। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन टाल सके है। आसिफ की किस्मत में भी ऐसे कुछ लिखा था। ओलंपिक के ट्रायल से पहले टेस्टिंग में उसके खून से ड्रग्स मिले। अरे क्या बोलते हैं उसे, हाँ, डोपिंग। एक डोपिंग केस में फंस गया, ओलंपिक का सपना टूट गया। तब से पानीपत वापस आया और यहाँ के सांसद MP चौटाला ने इसके हाथ रखा। आसिफ ने कई साल उसके लिए काम किया, धमकी, मारपीट, इलेक्शन में गुंडागर्दी। अब उसका पानीपत में बड़ा दबदबा है। डरा रहे हैं के? कितना भी बड़ा दबदबा हो, ऐसे कितनों ने दबा के ले गया है जेल तक अपनी बगल में। अगर इसने मर्डर किया है तो उसकी गैंड में बंदूक गाड़ दूंगा और मुंह पे लगेगा सारा दबदबा पैंट। अरे पाटिक भाई, इतना आसान नहीं आसिफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना, बल्कि मैं कहूँ तो नामुमकिन है जब तक कोई पुख्ता प्रूफ ना हो। क्योंकि अब वो गुंडा ना रहा, गुरु हो गया से। अब वो पहलवानी का अखाड़ा चलाता है, जहाँ कई लड़कों को ट्रेन देता है, ओलंपिक के सपने दिखाता है, मगर नेशनल क्लियर करवा कर सरकारी नौकरी तो पक्की करवा ही देता है। उसके पास एक पूरा जखीरा है पहलवानों का जो उसके पैर छूते हैं। उस तक पहुंचने से पहले इनसे भिड़ना पड़ेगा। बात रही मर्डर की, तो उसका तो कोई नहीं पता, मगर उड़ती उड़ती खबर आई थी कि आसिफ की बीवी का जनाजा उठा था, बॉडी जल्दी दफना दी गई। फिर काहे का केस? दैया साहब, आपका तो नहीं पता, मगर रुखसाना ने लिखा है कि पिंकी के बदन पर निशान थे, जैसे उसको मारा गया हो। अरे भाई, मैं क्या बताऊं, मैं क्या हर किसी की बीवी के कपड़े उतार उतार कर चेक करूं सो क्या पति उसे मारता है कि नहीं है? और कयाम हो तो फिर भी ठीक है, आसिफ का नाम आता है तो यहाँ के लोग मुंह बंद कर लेते हैं। विटनेस कोई नहीं बोलेगा, सुराग, बॉडी दफना दी गई, अब क्या खोदेंगे? और MP शर्मा के हाथ आसिफ के सर पर है, तो हम भी क्या करें? मैं बोलता हूँ तुम लोग वापस जाओ, ये केस में कुछ नहीं मिलेगा। ये मारा मतलब दैया, तू भी उन्हीं में सा है जो गुंडागर्दी के आगे झुक जावा है। साले हम मुंबई से आए हैं, हमें कोई MP शर्मा या आसिफ का बाप ना दिखाई देता, यो केस हम खोदेंगे। और अगर आसिफ ने मर्डर किया उसकी गांड बिछा देंगे, समझा रहे? थोड़ा शांत हो जा रहे यार। दैया साहब, हमें बस एक चांस चाहिए यार। आसिफ से मीटिंग फिक्स करवाओ इस तरह से कि उसे शक ही ना हो, क्या समझे? आसिफ का मुझे देखना होगा, कोशिश करता हूँ। और आसिफ का अखाड़ा बाजार के पास है, वहाँ हर शाम वो अपने लड़कों के साथ होता है। लेकिन याद रखना, आसिफ के खिलाफ बिना प्रूफ के कुछ नहीं होगा। भाटी और अर्जुन अभी पेपर लेके उठने ही वाले थे कि दोनों के फोन एक साथ बजे। एक नया ईमेल नोटिफिकेशन था, सेंडर रुखसाना। भाटी का चेहरा फिर से सिकुड़ गया, लेकिन अर्जुन ने
जल्दी से ईमेल खोला। स्क्रीन पर लिखा था, मेरी जान को खतरा है, आसिफ के लोग मेरा पीछे पड़े हैं, प्लीज जल्दी आओ, ये एड्रेस पे मिलो। नीचे एक एड्रेस था, पानीपत के एक पुराने मोहल्ले का। भाटी और अर्जुन के चेहरे सफेद पड़ गए। ये नंबर ना रुखसाना का था ना आसिफ का, कोई तीसरा शख्स था जो उन्हें ये मैसेज भेज रहा था। अर्जुन, तो क्या नया लफड़ा सा है? ये रुखसाना जिंदा है या कोई हमें फंसा रहा है? अरे ये एड्रेस यू किसका है? बाटी, ये केस अब बड़ा होता जा रहा है रे। रुखसाना को खतरा है और ये मैसेज, ये कोई आसिफ का आदमी भी हो सकता है या कोई और। हमें अभी इस एड्रेस पर जाना होगा, वरना ये लड़की सच में मर जाएगी रे। थाने के उस छोटे से केबिन में सन्नाटा छा गया। भाटी और अर्जुन के दिमाग में रुखसाना का डर, आसिफ का दबदबा और ये नया मैसेज गूंज रहा था। पानीपत की गलियों में एक बड़ा राज छुपा था, पिंकी की मौत, आसिफ का झूठ और अब ये धमकी। क्या भाटी और अर्जुन रुखसाना को बचा पाएंगे या ये केस उन्हें भी दफन कर देगा? भाटी और अर्जुन के दिमाग में रुखसाना का नया ईमेल गूंज रहा था। मेरी जान को खतरा है, आसिफ के लोग मेरे पीछे पड़े। एड्रेस एक पुराने मोहल्ले का था जहां पानीपत का बाजार खत्म होता था और सुनसान खेत शुरू। रिक्शे वाला भी आगे बढ़ने से डर रहा था। भाटी का चेहरा गुस्से से लाल था और अर्जुन का हाथ उसके फोन पर जमा हुआ। वो बार बार ईमेल रिफ्रेश कर रहा था। रिक्शा एक टूटे हुए पुल के पास रुका, जहां दूर एक पुराना सा खंडर दिखा। दीवारें उखड़ी हुई, खिड़कियों में टूटे शीशे और चारों तरफ अंधेरा। अर्जुन, यू कोई जाल तो ना है रे? ऐसा तो ना है कि इस खंडर में बुलाकर रुखसाना के बजाय कोई रामपाल मिले तो थारी और मारी दोनों की गैंड मारने को बैठा हो? रमई मैं ना दूंगा, बता रहा हूँ भलाई। साढ़े तुझे बोला था मैंने, यो सब ड्रामा है। ड्रामा लिखड़ा ता देखियो फिर। बाटी बॉय, गांड फट रही है तो रिक्शा में बैठ जा। वो लड़की खतरे में है और ये आसिफ का नाम बार बार आ रहा है। तू तो बड़ा चौधरी बनता था रे, माचो वाचो, ये कर देगा वो कर देगा। अब क्यों फट रही है रे बे? हाँ, अब दिखा हिम्मत। पहलवान से डर रहा है क्या रे? हाँ साले, मार पहलवान ता डरूंगा। ऐसे ना जाने कितने पहलवानों ने छमिया बना करना चाहता था मैं गांव में। चल अंदर देखें इस खंडर में है कौन। दोनों ने अपने गन्स चेक किए, टॉर्च जलाई और खंडर की तरफ बढ़े। हवा में ठंडक थी और पास के खेतों से झींगुर की आवाज आ रही थी। खंडर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से सीलन की बदबू आ रही थी। भाटी ने टॉर्च की रोशनी एक कोने में डाली जहां से आवाज आ रही थी, किसी के रोने की। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। एक पुराने कमरे में जमीन पर रुखसाना बैठी थी, हाथ पीछे बंधे, मुंह पर कपड़ा और आंखें आंसुओं से भीगी। उसके सामने तो तगड़े आदमी खड़े थे, दोनों के हाथ में लठ और चेहरे पर नकाब। भाटी ने एक झटके में अपनी गन उठाई और चिल्लाया, हाथ ऊपर कर रहे, वरना दोनों की गैंड में गोली मार दूंगा। लठ छोड़ दे, अरे नकाब उतार। अरे सुना कौन है? कौन हो तुम लोग? किसने भेजा तुम्हें? रुखसाना को काय को बांधा है? बोल, वरना इसी खंडर में ना कब्र बना देगा तेरी, समझा? अबे ओ दरोगा, धमकाने की गलती कोई न करियो। ये मालूम हमसे पहले तू यहाँ दफन हो जाए। एक किडनैपर ने लठ उठाया, लेकिन भाटी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली दीवार में जा लगी। शायद वो दोनों किडनैपर इसी का इंतजार कर रहे थे। दूसरे किडनैपर ने रुखसाना को धक्का दिया और खिड़की से कूदकर भाग गया। पहला वाला भी उसके पीछे भागा। अर्जुन ने एक गोली चलाई जो उसके पैर के पास जमीन में लगी। दोनों किडनैपर्स अंधेरे में गायब हो गए। भाटी ने रुखसाना के हाथ पैर खोले और उसके मुंह से कपड़ा हटाया। शुक्रिया, वो लोग वो आसिफ के पहलवान थे।
उन्हें पता चल गया था कि मैंने आपको बुलवाया है। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो फिर भेजेगा उन्हें। वो मुझे मारना चाहता है। मैडम पहले आप शांत हो। इतना दम किसी में ना है कि हमारा होते हुए आपने हाथ लगा ले। आप सांस लो पहले, आराम से आराम से। हाँ, रोना बंद करो, लंबी लंबी सांस लो। रुखसाना जी शांत हो जाओ, शांत शांत। हम यहीं पर हैं। अब कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता है। हमारी गलती है, हमें और जल्दी मेल पर विश्वास करना चाहिए था। मगर छोड़ो, जाने दो। अब देख लेंगे इस सालों को। आप बोलो, पिंकी के साथ क्या हुआ था? रुखसाना ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे पूरा किस्सा बताना शुरू किया। वो बताते हुए रोती जाती थी, फिर रुकती और आंसू पोंछती और फिर रोती और कहानी बताती जाती। भाटी और अर्जुन जमीन पर बैठ गए, टॉर्च की रोशनी में उसकी बात सुनते हुए। मेरी बहन पिंकी, उसने बचपन से पाला था मुझे। अम्मी कहती थी कि जब मैं छोटी थी तो हर रात वो अम्मी के पास इसलिए आती थी ताकि मेरा माथा चूम सके। बचपन से हम साथ रहे, हर कदम पर, हर पल, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो। लेकिन सब बदल गया जब वो आसिफ हमारी जिंदगी में शैतान बनकर आया। 2 साल पहले आसिफ का रिश्ता आया था। वो नेशनल लेवल पहलवान था, पानीपत में उसका बड़ा नाम। हमारे माँ बाप ने सोचा ये बड़ा आदमी है, पिंकी की जिंदगी बन जाएगी। पिंकी भी खुश थी, कहती थी मेरा शौहर पहलवान होगा तो कोई लफंगा मुझे छेड़ नहीं पाएगा। मैं भी खुश थी उसके लिए। शादी धूमधाम से हुई, गांव भर में बैंड बाजे की आवाज गूंजी थी, सबने देखा था। लेकिन साहब, अगर हमें पता होता कि ये शादी मेरी पिंकी के लिए जान का सौदा बन जाएगी तो मैं अपनी जान देकर भी ये शादी रुकवा देती। शादी के बाद आसिफ बदल गया। वो पिंकी को अपने मायके नहीं आने देता था। मैं जब भी फोन करती वो बोलता पिंकी बिजी है। ना वो आती थी ना उससे बात हो पाती थी। पिंकी को तो बाजार घूमने का बहुत शौक था और अब वो कहीं नहीं जाती थी। और मुझसे मिले बिना वो कैसे रह सकती थी? मुझसे ये बात पच नहीं रही थी। इसलिए मैं एक बार चुपके से उसके घर गई, लेकिन उसने मुझे मिलने नहीं दिया। बोलता वो सो रही है। फिर एक दिन मैंने पिंकी को पानीपत के एक ब्यूटी पार्लर में छुप के बुलाया। जब वो आई, मैंने उसे देखा। वो बिल्कुल सूख चुकी थी, जैसे जिंदगी ही निकल गई हो। मुझसे गले मिली तो रो पड़ी और फिर चुप ही नहीं हो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरा हाथ पकड़ के वॉशरूम में ले गई और रोते रोते अपने कपड़े उतारे और मुझे दिखाया। उसके हाथ, गर्दन, पीठ, सब जगह निशान। आसिफ उसको मारता था, रोज रात को जबरदस्ती करता था। पिंकी रो रो कर बोली, ये रोज मुझे मारता है, मैं नहीं जी सकती। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे बचा लूंगी। मैंने माँ पापा से कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये पति पत्नी का मामला है, हम क्या करें। वो लालची है। अब्बू को बिजनेस करना था जिसके लिए आसिफ ने पैसे दिए, इसलिए उनके लिए वो भगवान से कम नहीं है। मगर मैं जानती थी कि पिंकी खुश नहीं थी। और फिर 3 दिन पहले आसिफ एक दिन घर आया ये बताने कि पिंकी मर गई है। अम्मी अब्बू रोते रहे, मगर पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी फूल सी बेटी के साथ हुआ क्या। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और पूछा कि बताए वो कैसे मरी। तो हराम का पिल्ला मेरे कान में बोला, तेरी बहन मेरा लंड न झेल पाई, मर गई। तुझे लेना हो तो आ जाइयो, रात को तोड़ कर रख दूंगा। मेरे अम्मी अब्बू के सामने उसने ये सब कहा। कौन चोद यू मर्द सा है, यू है मर्दानगी। तो एक बार हाथ लग जाए तो साढ़े की मर्दानगी उसकी गैंड में भर दूंगा। रुखसाना जी, आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका गला ऐसे ही नहीं पकड़ सकते ना। इन सब बातों के लिए सबूत लगता है। पिंकी की बॉडी दफना दी गई, कोई ऑटोप्सी नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई विटनेस, कोई चीज जो आसिफ को फंसा सके। कुछ तो होगा। और ये किडनैपर्स, इनका कोई नाम, कोई क्लू, कुछ तो बताइए। काश मेरे पास कुछ और होता, लेकिन सिर्फ मेरा खुदा जानता है कि पिंकी के निशान मैंने देखे थे। और ये किडनैपर्स वो आसिफ के अखाड़े के लड़के थे। एक का नाम विकी था, मैंने सुना उन्हें बातें करते हुए।
वो बोल रहे थे, आसिफ भाई ने कहा इस लड़की का मुंह बंद करो वरना पुलिस केस खोद देगी। मैं बस पिंकी के लिए इंसाफ चाहती हूँ साहब। रुखसाना की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि भाटी का फोन बजा। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर दहिया का नाम फ्लैश हुआ। भाटी ने कॉल उठाया और दहिया की भरी हरियाणवी आवाज गूंजी। भाटी भाई, आसिफ के साथ मीटिंग फिक्स हो गई। वो अपने अखाड़े में है। आज रात 10 बजे मिलना होगा, लेकिन याद रखना उसके लड़के वहां होंगे और वो बड़ा घमंडी है, थोड़ा संभाल के। हाँ, मर्द है ना, तो सुअरों के बीच बैठेगा ही साला। तो चिंता ना कर, एड्रेस भेज मने। भाटी और अर्जुन ने रुखसाना को रिक्शे में बैठाया और एक सेफ जगह पानीपत के एक छोटे से गेस्ट हाउस में छोड़ा। उससे वादा किया कि वो आसिफ का सच बाहर लाएंगे। रात के 10 बजे दोनों आसिफ के अखाड़े के पास पहुंचे। अखाड़ा एक बड़ा सा मैदान था, चारों तरफ मिट्टी का मैदान और बीच में एक छोटा सा स्टेज जहां आसिफ बैठा था एक खाट पर। उसके चारों तरफ 10-12 लंबे चौड़े पहलवान खड़े थे, हाथ में लठ और चेहरे पर घमंड लिए। आसिफ एक तगड़ा 40 साल का आदमी था, बाल छोटे, दाढ़ी ट्रिम्ड और बदन एकदम पत्थर जैसा। वो अर्जुन और भाटी को देखकर हंसते हुए चिल्ला दिया, अरे मुंबई से आए हैं मेहमान भाई, वो भी दरोगा जी। अरे चाय पानी लाओ रे। आओ बैठो साहब, चाय पियोगे? थैंक यू, मगर कुछ नहीं। जे पानीपत है, यहाँ आसिफ चौधरी का नाम चलता है। आप कुछ खाने पीने तक से मना कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। रामू 2 बड़े गिलास में भरकर लस्सी लाइयो, और सुन मलाई तैरती होनी चाहिए। लस्सी तो बाजार में भी मिल जावे है आसिफ मियां, जो नहीं मिलता वो लेने आए हैं। सवालों के जवाब तो बताओ, आपकी बीवी पिंकी किप्स है, क्या हुआ था उसके साथ? आसिफ, ये तो तू भी जानता है ना कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं। नहीं तो तू रुखसाना को किडनैप तो क्यों ही करवाता है? तो सच सच बोल। अरे भाई, औरत जो भी आनी चाहिए जिसके बहन ना हो। जे साली तो साली ही होवे है। बहन के जाने का घना दुख है भाई। रुखसाना पगला गई है। उसने तुम्हें ये बकवास भेजी। पिंकी मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं मर्द हूँ, समझा? ये बदन देखा? जितनी मछलियाँ मेरे बदन पे दिख रही हैं वो तो है ही, मगर मर्द के बदन पे जितनी मछलियाँ हुआ करे उतने दिल में अरमान। समझ रहे हो ना? वो झटके ना झेल पाई, कुल्हे छोटे पड़ गए उसके। मैं तो प्यार करता था, पहले देखा नहीं? देखो, जमाने में बताने वाली बात तो नहीं है, मगर मर्द तो तुम भी हो ना। सेक्स वेक्स तो करते होगे ना? जब औरत चुत्ते करे तो आंखें ऊपर जाया ही करे। मर्द औरत की जान ही तो निकालना चाहे है। उसके सच में निकल गई, बेड पर ही दम तोड़ दिया। इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैं तो जब तक होश में आया तो देखा है उसकी सांसें नहीं चल रही थी। चौध, ये क्या बकवास है? आसिफ, एक सवाल, अगर ये एक्सीडेंट था तो पुलिस केस क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम क्यों नहीं और बॉडी इतनी जल्दी क्यों दफना दी? किस बात का डर था? पुलिस केस? बैणचोद, मेरी बीवी की इज्जत थी। बिस्तर की बात गांव में फैलती तो अच्छी लगती? मन ने उसकी इज्जत बचाने को जो समझ आया मैंने किया। मैं पिंकी से प्यार करता था, समझा? मारी क्या गलती? आसिफ के पहलवान आगे बढ़े जैसे भाटी और अर्जुन को धमकाने के लिए, लेकिन आसिफ ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। भाटी का गुस्सा हद पार था, लेकिन अर्जुन ने उसे इशारा किया शांत रहने का। तभी अर्जुन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन खोली। भाटी का मैसेज, झूठ बोल रहा है साला, काम हो गया, तू बाहर चल। भाटी और अर्जुन अखाड़े से बाहर निकले, लेकिन उनके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। आसिफ का इमोशनल ड्रामा सच था या एक बड़ा झूठ? भाटी का मैसेज क्या था और उसने काम हो गया क्यों लिखा? पानीपत की गलियों में एक बड़ा राज छुपा था, और ये केस अब सिर्फ पिंकी की मौत तक नहीं, बल्कि आसिफ के अखाड़े के अंधेरे तक जा रहा था। क्या भाटी और अर्जुन इस शैतान को पकड़ पाएंगे या ये अखाड़ा उन्हें भी दफन कर देगा?
8. पानीपत के एक सस्ते से होटल का एक गंदा सा कमरा, खिड़की से लाल रोशनी छनकर दीवारों पर पड़ रही थी। आसिफ चौधरी के पुराने बेड पर बैठा था। उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, बाल बिखरे हुए और हाथ में आधा भरा विस्की का ग्लास। कमरे में इतना भभका था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबी टाइट लाल ड्रेस में, बाल खुले और आंखों में चमक। वो धीरे धीरे आसिफ के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक एक करके उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। आसिफ की सांसें तेजी से चल रही थी, उसका चेहरा पसीने से भीगा था और आंखें हवस से लाल हो रही थी। आज तक तो सिर्फ आपके बारे में सुना था, आज देखा तो समझ आया है कि क्यों सुना था। ये डोले, ये छाती, अरे वाह, तेरी छाती पर तो बाल भी हैं। जी करता है तेरी छाती पर अपना गाल फिरा दूं। असली मर्द, तेरे ऊपर तो लड़कियां मरती होंगी। ऐसे मर्द के साथ तो हर लड़की मरने को तैयार हो जाए। सुन, दिखाना तेरे अंदर कितना दम है। घनी गर्मी है थारे में छोरी। पानीपत में ऐसा परमाणु बम कहाँ से टपका? आज फिर हो ही जाए जंग। आज तन्ने बताता हूँ। चल उतार अपनी चोली। आसिफ ने लड़की के कपड़े उतारने शुरू किए। उसकी ड्रेस का जिप धीरे धीरे नीचे खींचा, कंधे से ब्रा की स्ट्रैप सरकाई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ लड़की की हल्की हंसी और आसिफ की भारी सांसें गूंज रही थी। लड़की ने आसिफ का बेल्ट खोला, उसकी पैंट नीचे खींच दी और एकदम से रुक गई। उसके चेहरे के भाव बदले। वो एक पल के लिए रुकी और फिर उसके चेहरे पर आई मुस्कान हंसी में बदल गई। एक ठंडी आह और एक कहकहा। अरे ये क्या लफड़ा है? ये ऐसे ही लटकता रहता है क्या? काम ही नहीं करता साला। इतना बड़ा पहलवान और ये छोटा सा। ओले ले ले ले। चौध साली, क्या मुंह चुदाई कर रही है? तेरी ये जुबान में खींच लूंगा। मारी गाली बदतमीजी, गैर चौधी। अपना काम कर और इसने काम पे लगा। इतना कहने के बाद आसिफ ने लड़की का मुंह अपनी टांगों के बीच ढकेला। खुद भी 2-2 हाथों से कोशिश की मगर कुछ हुआ नहीं। लड़की झटके से दूर हटी और खड़े हो गई। दीवार के सहारे झुकते हुए बोली, आज लगता है सूखे सूखे जाना पड़ेगा। आज की रात तो मर्द मिलने से रहा। अभी बताता हूँ तन्ने कि मर्दानगी क्या हुआ करे। आसिफ का हाथ लड़की के गले पर कस गया। उसके नाखून उसकी गर्दन में चुभ रहे थे। वो लड़की हंसती रही जैसे उसे कोई डर नहीं था। आसिफ का चेहरा गुस्से से लाल था, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। तभी कमरे में एक भारी आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई माइक पर बोल रहा हो। बड़ी मर्दान की छपाने के लिए इसे भी पिंकी की तरह मार देगा क्या आसिफ? या ये भी बोलेगा वो मारे झटके ना झेल पाई? आसिफ के हाथ एकदम ढीले पड़ गए। उसका चेहरा सफेद हो गया, जैसे किसी ने उसके बदन से खून की एक एक बूंद निचोड़ कर निकाल ली हो। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कमरा खाली था। आवाज शायद किसी छुपे हुए स्पीकर से आ रही थी। कोई तो था जो इस कमरे में हो रही एक एक चीज को गौर से देख रहा था। लड़की ने आसिफ के हाथ झटक दिए, एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ अपनी ड्रेस पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी दरवाजा जोर से खुला और भाटी और अर्जुन स्टाइल से अंदर आए। भाटी का चेहरा गुस्से से लाल, हाथ में बंदूक, और अर्जुन के चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्य भरी स्माइल। लड़की मुस्कुराते हुए बाहर निकली और अर्जुन ने उसके हाथ में नोटों की एक मोटी गड्डी थमा दी। हमारी भाभी क्या करती थी कि मर्दों का दिमाग उनकी टांगों के बीच में आकर है। तारा भी वही है, मगर मजेदार बात यूं है कि ना थारा दिमाग काम किया करा है और ना टांगों के बीच लटका औजार है कि ना। तभी तो तन्ने सोची कि कोई लड़की खुद तन्ने क्यों बुला गई एक होटल में अकेले, सिर्फ थारी बॉडी देखकर। चूतिया। आसिफ यार, यू डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट रे। मैंने तो कैमरा इसलिए लगाया था कि आने वाली जनरेशन्स के 18वें बर्थडे पर उन्हें तेरी वीडियो दिखाकर मैं एग्जाम्पल दिया करूंगा। यही से दिए जाते हैं जानलेवा झटके। पिंकी मेरे झटके ना झेल पाई, यही बोला था ना। लेकिन
कौन सा उठ गई? तेरा तो खड़ा ही नहीं हो रहा होता रे, तो झटका कैसे? अब बोलना, क्या हुआ? लंड के साथ साथ जबान भी नहीं चल रही क्या? अंजोद, ये सब का है? तुम लोग मैंने फंसा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। पिंकी वो सेक्स के दौरान मरी। मैंने बताया था ना। मारे पीछे क्यों पड़े हो? तुम लोग मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? साले, लाश दफना देने से सच नहीं दफनाया जा सकता। सच कहीं ना कहीं तबार निकल ही आता है। रुखसाना ने हमें सब बताया। पिंकी के बदन पर निशान, थारे रोज का मारना, थारा जबरदस्ती करना, और वो भी जो एक दिन पिंकी ने उसने बताया था। उसने बताया था कि तू आखिर उसे मारता क्यों था। लेकिन फॉर नाउ इस सवाल का जवाब इब तू दे। ए बोल, वरना थारी यो मर्दानगी मैं यही मिट्टी में मिला दूंगा। राइट? देख, तेरा घमंड हमने देखा, तेरा झूठ हमने सुना, अब सच बोल, पिंकी के साथ क्या हुआ था? वरना ये होटल का कमरा तेरी कब्र बन जाएगा बेटा, और ये तेरी नामर्दानगी पानीपत की लेटेस्ट खबर बन जाएगी। समझ आ गया? आसिफ के चेहरे से पसीना टपक रहा था, उसकी आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। वो खाट पर धम से बैठ गया, सर झुकाया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कमरे में सन्नाटा छाया था, सिर्फ उसकी रोती हुई आवाज गूंज रही थी। लेकिन कुछ ना हुआ। और वो पिंकी, वो साली हंस रही थी, बोलती तू ना मत है आसिफ, मान ले। बहनचोद, उसकी वो हंसी मारे दिल में छुरी की तरह चुभ गई। मैंने गुस्सा में उसका गला पकड़ा और जब होश आया वो मर चुकी थी। मैंने गांव वालों को बोला सेक्स के दौरान मरी, क्योंकि मैं अपनी कमजोरी और कैसे छुपा था। बॉडी जल्दी दफना दी ताकि कोई पोस्टमार्टम वगैरह का चक्कर ना पड़े। लेकिन मैं पिंकी से प्यार करता था, सच में प्यार करता था। तू अपनी कमजोरी छुपाने के लिए एक औरत में मारेगा? साले, यो थारा प्यार था। चल कोई ना, मर्दान की बड़ी प्यारी है ना तना है। जेल में तेरी गैंड में बंदूक डालूंगा और तब दिखाऊंगा मर्दान की। हम जा रहा है पानीपत के शहर। आसिफ, तेरा कन्फेशन हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तू अपनी सजा से नहीं बच सकता। चल थाने चल, वरना तेरी गांड में यहीं गोली मार देंगे। पानीपत के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुखसाना के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो घबरा कर उठती है और दबे कदमों से दरवाजा खोलती है तो देखती है कोई नहीं है, मगर तभी उसे गेट पर एक डब्बा नजर आता है। वो उसे खोलती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। डब्बे में 2 राखी होती है और साथ में एक नोट। तूने एक बहन भले ही खोई रुखसाना, मगर अब तेरे 2 भाई जिंदा है। अगली राखी के लिए दोनों राखी संभाल के रखियो। भाटी और अर्जुन मुंबई वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक छोटा सा सवाल अब भी घूम रहा था। क्या यह पानीपत का आखिरी राज था या इस गांव की गलियों में कोई और सच छुपा था? ये तो वक्त ही बताएगा। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the gangsters. चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाप की। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। He's a bad boy, he's a bad boy, he's a bad boy, motherfucking bad boy. Bad, 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 bad boy. Bad boy. पंचघाटी एक छोटा सा गांव जहां जंगल ज्यादा है, लोग कम और कहानियां बहुत ज्यादा। कहा जाता है यहाँ हर घाटी ने एक राज दबा के रखा है और उनमें से एक राज अब उठने वाला है। सुबह के 9 बजे भाटी और कच बजे पंचघाटी के एक कच्चे रास्ते पर अपनी जीप में घूम रहे थे। गांव तक पहुंचने का रास्ता छोटा नहीं
लेकिन दोनों अफसरों के बीच का सफर हमेशा लंबे, मजेदार और जोक से भरा रहता है। ओफ रे, कमर तोड़ दी इस रास्ते ने। ओए भाटी, तुझे पहले से पता था ना कि ये गांव जंगल के बीच में है, फिर भी एसी बंद करके विंडो क्यों खोल रखा है यार? एसी काफी नहीं था क्या? भाई से ठीक सा है, पर तन्ना परफ्यूम ज्यादा छिड़क लिया, उसकी स्मेल से बचाने के लिए खिड़की खोली है। और गांव की हवा में असली मिट्टी की खुशबू है, असली जिंदगी। खुशबू? मेरे भाई, ये मिट्टी नहीं है, कुछ और ही स्मेल आ रही है। मुझे लगता है कोई लाश की स्मेल है। ये कम से कम किसी डेड एनिमल की तो होगी। और तू जिंदगी की बात कर रहा है? तो तूने कभी जिंदगी ने सीरियसली लिया है? साले, मुझे लगता है ना तू मेरी जिंदगी को शॉर्टन करने के मिशन पर है। हर बार मर्डर सीन में मुझे ही ले आता है। गोवा का प्लान का क्या हुआ? गोवा गया घाटी, करीब घाटी में मर्डर होया है, तो इन्वेस्टिगेशन में तो यही होगी। भाई बस एक और गड्ढा मिला और मेरी किडनी यहीं दफनानी पड़ेगी। क्या करें, सीआईडी वाले भी कभी कभी सस्पेंशन के बिना काम चलाते होंगे। जब तक जीप रुकती है, दोनों ऑफिसर्स को अंदाजा हो गया था ये केस सिर्फ एक लाश का नहीं है। इस जंगल में कुछ छुपा है। जहां लाश मिली थी वहां पुलिस टेप के पीछे गांव वालों की भीड़ जमा थी। घाटी के किनारे एक पतला सा पेड़ था, उसके नीचे कुछ झुके हुए लोग, और एक कोने में खड़ा था रामदीन 55 साल का स्कूल का चौकीदार। सफेद धोती कुर्ता, कद में थोड़ा झुका हुआ, जिस्म पतला, आंखों में एक अजीब सा डर, चेहरे पे सालों की चिंता और ड्यूटी का नक्श। लोग कहते हैं ईमानदार है, लेकिन जुबान कभी कभी कंट्रोल से बाहर चली जाती है। गांव का हर कोना जानता है उसको, और वो हर कोना जानता है। चलो, छुट्टियों का प्लान गया तेल लेने। तू प्लान करता भी कब है रे भाटी? मर्डर हो जाए तभी तुझे याद आता है कि अरे गोवा जाने का था। साला, गोवा का नाम लेके दर्द बढ़ा रहा है तू। सही पकड़े हैं भाई, देख ले, ये घाटी, ये हवा और ये लाश, गोवा के बीच तो बस व्हाट्सएप वॉलपेपर बन के रह गए रे। भाटी ने आंख से सिग्नल दिया और दोनों अफसर रामदीन की तरफ बढ़े। उसकी आंखों में अब भी वही सुबह का शौक था, जिसमें सच कहना मुश्किल और चुप रहना और भी भारी पड़ता। मैं तो सुबह जंगल जा रहा था, जैसे रोज जाता हूँ। 5 बजे के करीब तभी देखा घाटी के नीचे कुछ सफेद सा कपड़ा झलक रहा था। नीचे जाके देखा तो मैडम थी, रेखा मैडम। रेखा मैडम? तुम्हें क्या लगा, सुसाइड है? पहले लगा, पर जब लाश की हालत देखी तो कुछ ठीक नहीं लगा। एक पैर की चप्पल घाटी के किनारे थी, दूसरा पैर नीचे कहीं और था, जैसे कोई खींच के ले गया हो। और रात को कोई कुछ आवाज या कुछ अजीब सा कुछ देखा या सुना था क्या? एक बार कुत्ते बहुत जोर से भौंके थे, जैसे कुछ उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हो। और एक जीप की आवाज भी आई थी। जीप? रात के टाइम गांव में जीप लेके कौन घुमा है? लोग कहते हैं जमींदार साहब की जीप रात को निकलती है हर हफ्ते। जमींदार साहब या उनकी रात की हवा हवाई? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जमीन की तरफ देखता रहा, जैसे उस घाटी का सच उसके पैरों के नीचे दब गया हो और अब उसका खुद का वजन उस सच को और गहरा दबा रहा हो। रेखा याद पंचघाटी की एक पढ़ी लिखी और ईमानदार स्कूल टीचर, उम्र लगभग 34 साल, गोरी चिट्टी, तेज नक्शा और हमेशा एक नीटली प्लीटेड कॉटन साड़ी में, सफेद या हल्की पेस्टल रंगों की, जैसे उसका टेस्ट सिंपलिसिटी में ही सोफिस्टिकेशन ढूंढता हो। रिजर्व थी, ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी बात दिल में उतर जाती थी। गांव के बच्चे उससे डरते कम, इज्जत ज्यादा करते थे। ये देख, डायरी मिल गई, अगर कुछ हो जाए तो प्रिंसिपल से पूछना। क्रिप्टिक लिख के गई है मैडम। एकेडमिक स्कैंडल हो सकता है या कोई पर्सनल इशू, शायद दोनों। स्कूल प्रिंसिपल से मिलता है? तू पहले चाय पिला दे रे, फिर प्रिंसिपल की पिटाई। चाय तो रेखा भी अच्छा ही बनाती थी, स्ट्रॉन्ग, कड़क, जैसे वो खुद। शायद इसीलिए लोग उससे मिस कर रहे हैं। अरे यो लाइन तन्ने वायरल कर देगी, तू चुप रहा है।
घर में अब भी उसकी खुशबू थी, चमेली के तेल और चॉक पाउडर की एक हल्की सी मिलावट। टेबल पर उसकी लास्ट करेक्टेड नोटबुक्स अभी तक खुली पड़ी थी, जैसे किसी ने हस्ताक्षर के बाद कलम रख दिया हो, लेकिन वापस नहीं आया। प्रिंसिपल मिश्रा लगभग 52 साल के, मोटा चश्मा जो हर थोड़ी देर में नीचे सरक जाता है, सफेद बालों के बीच कुछ काले रेशे अभी भी किसी जिद की तरह टिके हुए हैं। फॉर्मल स्ट्राइप्ड शर्ट, लूजली बंधी टाई और हाथ में हमेशा एक रेड इंक वाला पेन। हर बात में डिसिप्लिन का लेक्चर चिपका देना उनकी आदत थी, जैसे हर समस्या का हल पंक्चुअलिटी हो, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ छुपाने की आदत पुरानी हो। रेखा एक जिम्मेदार टीचर थी, पंक्चुअल, डेडिकेटेड, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से काफी डिस्ट्रैक्टेड थी। कभी स्टाफ रूम में चुपचाप बैठी मिलती थी, कभी क्लास के बाद भी जाने को तैयार नहीं। कोई स्पेसिफिक वजह? एक दिन फोन पे किसी से काफी जोर से झगड़ा कर रही थी। मुझे सिर्फ एक नाम सुनाई दिया, विनय। चिल्लाई थी, तुम वापस क्यों आए हो विनय? विनय कौन है? विनय चौहान। पहले यही टीचर था, साइंस पढ़ाता था। 2 साल पहले ट्रांसफर हो गया था, लेकिन जब था रेखा के साथ काफी क्लोज था। विनय चौहान 36 साल का, लंबा, सवार रंग और हमेशा एक नीटली ट्रिम्ड बियर्ड। बोलने में कॉन्फिडेंट, चलने में एरोगेंस। जब पंच घाटी में था तब स्कूल की टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के बीच काफी पॉपुलर था। लोग उसे लेडीज फेवरेट कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई राज लॉक कर दिया हो और उसने चाबी निकाल के समुंदर में फेंक दी हो। दोस्त आया कुछ और, जो देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि विनय की वापसी का रेखा के मौत से क्या कनेक्शन है। और एक बात, कुछ दिनों पहले रेखा स्टाफ रूम में आई थी, काफी परेशान लग रही थी। एक पुरानी फाइल ढूंढ रही थी, कुछ स्टूडेंट्स के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, पर वो फाइल गायब थी। क्या नाम था फाइल का? बैच 2019 कॉन्फिडेंशियल नोट्स। रेखा कह रही थी कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, किसी का सच। स्कूल का एक क्वाइट सा ऑफिस एक मेज की तरह लगने लगा था। हर ड्रॉर के पीछे एक कहानी थी और हर इंसान के चेहरे पर एक मास्क। तो अभी तक के सस्पेक्ट्स हैं विनय, प्रिंसिपल मिश्रा और मे बी वो जमींदार साहब, जिनकी जीप रात में देखी गई थी। और मोटिव्स में आ जावे हैं पर्सनल रिश्ता, स्कूल की फाइल और पावर गेम्स। गांव में पावर का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ना होता, लोगों के ऊपर हाथ रखना भी होता है। बड़ी फिल्मी लाइन है रही है, लिख ले, तेरे कोट्स वायरल हो रहे हैं आजकल। रेखा यादव किसी फाइल के पीछे क्यों थी, ये समझना होगा। और विनय वापस क्यों आया, यूं। वैसे तुझे क्या लगता है, सुसाइड है या मर्डर? अगर सुसाइड होता तो घाटी तक जाना तबालाई चप्पल पैर में होती। एक चप्पल लेज पे, दूसरी लाश है दूर, मतलब कुछ घिचपिच हुई है। लाश न घसीटा गया हो सकता है किसी ने स्टेजिंग की हो। क्या बात है शेर भाटी, फोरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले भाई, लैब कोर्ट में बड़ा स्वैग लगेगा तेरा। अरे तो स्टैंड अप कॉमेडी ज्वाइन कर ले, मर्डर सीन पे सबने हंसा के कन्फेशन निकाल लेना। सर मैंने ही मारा, बस एक बार और जोक सुना दो ना। अरे पागल है तू, चुप कर और मैप दे, अगला मोड में सुना हो जाए। तेरे ड्राइविंग में मैप का क्या काम है रे, तू तो रोड से ज्यादा इंस्टीट्यूशन पर चलता है। बस इंट्यूशन ही तो है जो इंस्पेक्टर ने पुलिस आड़ा बनाती है, वरना फाइल भरने वाले तो 1000 मिल जा रहे हैं। जीप पंच घाटी के नैरो रास्ते से निकलती जा रही थी। जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही अंधेरा गहरा होता जा रहा था, सिर्फ रास्ते का नहीं, सच का भी। टी स्टॉल के पास एक पुरानी बेंच पर 2 स्कूल के लड़के बैठे थे। उम्र होगी लगभग 14-15 साल। दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में, एक का शर्ट अनटक्ड, दूसरे के मुंह पर थोड़ा सा समोसे का। आंखों में बचपन की क्यूरियोसिटी और कानों में सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाली खास आदत थी, जैसे ये दोनों बिना देखे भी सब देख लेते हो। मुझे लगता है रेखा मैडम किसी से छुप के मिल रही थी। 1-2 बार रात को लाइट जली देखी थी उसके घर में, स्कूल के बाद भी देर तक रुकती थी। और मुझे कुछ और याद आया, जमींदार के नौकर को देखा था उसके घर के पास 3 दिन पहले। शाम का टाइम था, वो ठेला लेके आया था, जैसे कुछ दिया हो। और कल रात जमींदार की जीप घाटी की तरफ गई थी, उसकी लाइट देखी थी मैंने, जंगल की तरफ जा रही थी। पर जमींदार तो बोल रहा था कि वो शहर में था मीटिंग के लिए।
दोनों एक पल के लिए चुप हो गए, जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो, या जैसा हवा भी अब कुछ ज्यादा जानती हो। एक टीचर, 3 सस्पेक्ट्स और एक घाटी जहां सच को ढका दिया गया। भाटी और कचबजे को अब हर झूठ के पीछे छुपा सच ढूंढना है। पंचघाटी के स्कूल के स्टाफ रूम में एक पुरानी, धीरे से चीखने वाली अलमारी के सामने खड़े हैं भाटी और कचबजे। अलमारी में रंग बिरंगी फाइल्स का ढेर है, लेकिन हर एक फाइल में से कुछ बातें छुपी हुई लगती हैं, जैसे किसी ने पूरा सच किसी एक फोल्डर में बंद कर दिया हो और फिर वो फोल्डर गायब कर दिया हो। अरे भाटी, ये स्कूल की अलमारी है या किसी पॉलिटिशियन का लॉकर? साला सब कुछ है, देखना, रंग है, साजिश है और सीक्रेट्स, बस सच नहीं मिल रहा साला। यो देख, यो रेखा मैडम का साइंस प्रोजेक्ट की फाइल्स है, प्रॉपर डेट्स, सिग्नेचर, इवन प्रोग्रेस रिपोर्ट भी है। पर प्रिंसिपल मिश्रा ने जिस फाइल का जिक्र किया था वो तो यहाँ से गायब है। और ये क्या है रे? नीचे और पुराने फोटोज हैं स्टाफ पिकनिक के। रुक, ये फोटो देख रहे भट्टी? एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, स्कूल के पिकनिक का सीन। सब टीचर्स स्माइल कर रहे हैं, लेकिन बीच में विनय और रेखा। उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है। रेखा के हाथ में थर्मस है और विनय उसके कान में कुछ कह रहा है। दोनों के चेहरे पे वही मुस्कान जो सिर्फ एक दूसरे को समझने वाले लोगों के बीच होती है। काफी क्लोज लग रहे हैं। फ्रेंडली या फिर कुछ ज्यादा? यो सिर्फ पिकनिक ना, यो किसी और कहानी का ट्रेलर लग रहा है। हर फ्रेम में कुछ छुपा सा है, बस देखने वाली आंख चाहिए और सुनने वाला कान भी, क्योंकि इस कहानी में विजुअल से ज्यादा ना वॉल्यूम काम करेगा। जब ढूंढने वाले जिम्मेदार और बेचैन हो जाते हैं तो पुरानी अलमारियां भी राज उगलने लगती हैं, पर ये राज किसके खिलाफ जाएगा ये अभी साफ नहीं। जमींदार सूरज सिंह, उम्र लगभग 60, लंबे कद का, सीधी कमर और आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो विरासत में मिली हुई पावर से आता है। सफेद बालों के बीच 1-2 सुनहरे रेशे चमक रहे हैं। स्टार्च वाला कुर्ता, हाथ में चंदन की माला और आवाज में एक ऐसी ठंडक जैसे हर सवाल उसके लिए सिर्फ एक और फॉर्मेलिटी हो। इंस्पेक्टर साहब, जो पूछना है पूछिए, लेकिन मैं तो उस रात शहर में था, लेकिन अपने लॉयर के घर पे। मेरे ड्राइवर से कंफर्म कर लीजिए। पर गांव में कुछ लोगों का कहना है कि आपकी जीप को उसी रात घाटी की तरफ जाते देखा गया था। जमाना तो मुझे चांद पे भी देखता है इंस्पेक्टर साहब। आप जानते हैं गांव में अफवाह रेडियो से भी तेज चलती है। हर दूसरे दिन लोग कहते हैं कि मैं किसी को निकलवा रहा हूँ या बसवा रहा हूँ। आपके नौकर का क्या? के बाद एक कोने में बनी छोटी सी क्वार्टर में रहता है। कमरा छोटा है लेकिन साफ सुथरा। टेबल पर कुछ पुरानी किताबें, एक डायरी और कुछ बिखरे हुए पेपर्स, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ लिख के छोड़ा। यो देख 5 बजे, यो हैंड राइटिंग रेखा मैडम की है। उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं प्रिंसिपल से सच पूछूंगी। तो ये तो विनय से कुछ ज्यादा छुपाया जा रहा था, या फिर ये खुद छिपा रहा था? इंस्पेक्टर, आप लोग यहाँ? बेरा है, रेखा मैडम अब इस दुनिया में ना है। क्या कह रहे हो? कब? कैसे? अब एक्टिंग बंद कर विनय। डायरी पढ़ ली है हमने। तुम दोनों के बीच स्टाफ रूम का रिश्ता नहीं था, कुछ और भी था, और तुम दोनों का ना कुछ पक भी रहा था। हाँ था, प्यार था। मैं उसे दिल से चाहता था, पर मुझे ट्रांसफर मिल गया और मैं बिना कुछ कहे चला गया। वो नाराज थी। मैं वापस आया था माफी मांगने। माफी मांगने या उसका मुंह बंद करना है? विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ डायरी की तरफ बढ़े, फिर रुक गए, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर लफ्ज काट जाते हो। उसकी आंखों में गिल्ट था या डर।
भाटी और कचबजे दोनों चुप थे, लेकिन उनके सवालों ने कमरा भर दिया था। मैं उससे मिलना चाहता था, पर वो मिलने को तैयार नहीं थी। मैं हर दिन उसके घर के पास से गुजरता था, सिर्फ एक झलक के लिए। और उस रात घाटी के पास तुम भी थे ना? सवाल यूं है, उनमें से कौन इतना चालूस है कि पूरी स्टोरी न तोड़ मरोड़ के रेखा को हमें सकले चुप करा दे। मंदिर की घंटी फिर से बजती है। एक ठंडी सी हवा सीढ़ियों के पार से गुजरती है। भाटी और कचबजे के बीच कुछ नहीं कहा गया, लेकिन दोनों समझ गए अब वक्त है सच के थोड़ा और करीब जाने का। गांव के स्कूल के वॉचमैन रामदीन का झोपड़ी टाइप घर, कच्चा फ्लोर, एक पुरानी लैंटर्न और चारों तरफ अंधेरा। भाटी और कचबजे उस रात कुछ और पूछताछ करने जाते हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ पंचघाटी की पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। रेखा यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भाटी और कचबजे के टेबल पर था और उस एक पत्ते ने पूरे केस का रुख बदल दिया। Death due to blunt force trauma. Victim was approximately 10 weeks pregnant. Pregnant? रेखा? मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, पर्सनल रिश्ते भी बीच में थे भाई। विनय और रेखा के बीच में जो। उसी दिन भाटी और कचबजे स्कूल के एडमिन ब्लॉक में वापस जाते हैं। उनकी कोशिश थी कि उन लॉस्ट फाइल्स के रास्ते विनय के और राज खोल सकें। यहाँ तो सब कुछ है, बस साला ऑनेस्टी छिपी हुई है। अरे भाटी, ये देखिए क्या है रे? यू तो रसीदें लाग रही सा, स्कूल के इक्विपमेंट के बिल्स, लेकिन अमाउंट ज्यादा है और आइटम कम। फाइल्स में रिसीट्स थी, कंप्यूटर्स, लैब टूल्स, स्पोर्ट्स गियर, पर ग्राउंड पे ना कुछ दिखा ना स्टूडेंट्स को मिला। ये था सीधा साधा फंड चोरी का केस। विनय इन सब प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट्स का हेड था ना? बिल्कुल, मतलब स्कूल का पैसा। और रेखा जानती थी ये सब, न कुछ छिपा रहा है। तुम दोनों के बीच पुराना रिश्ता भी था। रेखा वो मुझे जानती थी, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा था आजकल। उसका मूड अजीब था, मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। क्या इल्जाम? यही कि मैंने पैसे चोरी किया और कि मैं उसका यूज कर रहा हूँ। मैं थक गया था ये सब से, मैं सिर्फ छोड़ के जाना चाहता था सब कुछ। पर रेखा तो गई हमेशा के लिए। विनय का चेहरा बेचैन था, लेकिन आंखों में डर भी था, जैसे कुछ उसके अंदर अभी भी दबा हुआ। भाटी और कचबजे ने एक दूसरे को देखा। कुछ तो छुपाया जा रहा था, या शायद किसी और के लिए छुपाया जा रहा था। शाम ढल रही थी। भाटी और कचबजे स्कूल के आउटर ग्राउंड के पास खड़े थे, जहां से जमींदार सूरत सिंह की जीप अभी अभी निकल गई थी। ये सूरत सिंह स्कूल का ठेकेदार है, पर हर बिल में इसका साइन है और डिलीवरी 0। विनय को यूज किया गया या विनय खुद पार्टनर था, ये समझना जरूरी था। रेखा को सब पता चल गया था, इसलिए वो फाइल के पीछे थी। शायद इसी चक्कर में घाटी तक पहुंच गई थी वो, और वहां से कभी वापस ना आया। गांव के किनारे एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान, पुरानी जीपों का अड्डा। भाटी और कचबजे वहां जमींदार के जीप के बारे में पता करने आए। उनका शक सीधा उस रात की मूवमेंट पर है, जब रेखा घाटी की तरफ गई थी और वापस नहीं आई। हाँ साहब, जमींदार की जीप तो मेरे यहाँ सर्विस के लिए आई थी, पर एक दिन बाद ही वापस ले गए। कौन सा दिन? जब स्कूल में रेखा मैडम की डेथ का पता चला था, उसके एक दिन पहले शाम को रामदीन आया था पिक करने। रामदीन जमींदार का नौकर? हाँ वही, बोला साहब को शहर जाना है सुबह सुबह, पर जीप तो अगले दिन सुबह घाटी की तरफ गई थी। उसके बम्पर में नया डेंट था जब वो वापस लाया था। कैसा डेंट? ये देखिए, मैंने पुराने मडगार्ड की फोटो ली थी ये स्पेयर पार्ट के कैटलॉग के लिए। डेंट यहाँ था राइट साइड में, जैसे किसी पत्थर से टकराई हो। ये तो सीरियस लग रहा है रे।
क्या जीप घाटी में गई थी? मुझे तो सिर्फ डेंट दिखा, पर साहब ने बोला किसी कुत्ते से टकरा गई थी। घाटी में कुत्ते तो नहीं मिलते ना साहब। जीप का डेंट, सर्विस रिकॉर्ड्स और रामदीन की सडन अपीयरेंस ने एक नई डायरेक्शन खोल दी थी। रेखा के केस में जमींदार का नाम अब और गहरा होने लगा था। जमींदार का शहर में होना भी अब डाउटफुल लग रहा है। और फाइल, वो क्या घाटी ले गई थी क्या, या वहां मिलने वाली थी? अब सिर्फ एक ही सवाल था, घाटी में उस रात क्या हुआ और किसने रेखा की जिंदगी ले ली। तीसरी बार भाटी और कचबजे रामदीन के घर जा रहे हैं। पहली बार उसने आधा सच बताया था, दूसरी बार चुप रहा था, पर अब जमींदार की जीप और घाटी के राज उसके सर तक पहुंच गए हैं। रामदीन, सारी बात अब इस जीप के डेंट तक पहुंच गई है। घाटी में क्या कर रहा था उस रात? साहब, मैं बस ड्राइवर हूँ, जो बोला जाता है वही करता हूँ। तो किसने बोला था उस रात जीप ले जाने को? जमींदार साहब ने, पर उन्होंने कहा था किसी से मिलने जाना है, कॉन्फिडेंशियल था, पर मैं तो सिर्फ घाटी तक ले गया था, आगे वो खुद गए। रेखा मैडम उस घाटी में मिली थी। तू क्या कहना चाहता है? तू सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के गया था? मैं कुछ नहीं जानता साहब, पर जब साहब वापस आए तो जीप का बम्पर थोड़ा टूट गया था और उनके कपड़ों पे कुछ कीचड़ था। वो बहुत गुस्से में थे। क्या बोला उन्होंने? बोला ये फाइल किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने जीप वापस मुझे दी और कहा किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तूने कुछ ना पूछा? साहब, मैं सिर्फ नौकर हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि उस रात कुछ गलत हुआ था, और वो फाइल, वो कोई आम कागज नहीं था। रामदीन का डर और उसके लफ्जों में छुपा दर्द, दोनों एक ही बात कह रहे थे। रेखा की मौत सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, उसके पीछे था एक राज, एक फाइल जो अभी भी कहीं छुपी हुई थी। फाइल, घाटी, डेंट, कपड़े, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रे। जमींदार से फिर मिलना पड़ेगा, इस बार और कड़ी बातचीत के साथ है। रात के अंधेरे में भाटी और कचबजे उसी घाटी में वापस लौट रहे हैं जहां से फाइल गायब थी, जहां जीप गई थी और जहां शायद रेखा की मौत की कहानी शुरू हुई थी। जड़े कहीं उस जीप के टायर के निशान थे, पर मिट्टी साफ लग रही है। एक मिनट, कौन है वहां? रुको, अरे पुलिस है। एक सिलसिला था, झूठ, छुपी फाइल्स, फर्जी सिग्नेचर्स और एक सच जो घाटी में कहीं दबा था। लेकिन अब कोई और भी था जो सब सुन रहा था, सब देख रहा था, और सबसे पहले उस फाइल तक पहुंच गया था। क्या सच में सामने आ रहा है, या किसी ने अभी एक और झूठ की बुनियाद डाल दी है? पंचघाटी के पुलिस चौकी में आज सुबह कुछ अलग सी खामोशी थी। हर एक पेपर, हर एक नोट जिसे भाटी और कचबजे दिन रात संभाल रहे थे, आज अपनी जगह पर एक कहानी बुन रहे थे। वो कहानी जो अब सच के साथ साफ नजर आने लगी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक टीचर जो हर रोज बच्चों को जीवन का ज्ञान देती थी, वो अपने ही बच्चों के साथ लाश बनकर पाई गई। माँ बनने वाली थी रेखा, पर किस्मत ने उसे झेलने ना दिया। और वो फाइल रेखा की अलमारी के पीछे छुपा हुआ सिलाई के डब्बे में, जिसमें छिपी थी पूरी सच्चाई, स्कूल की चोरी हुई फंडिंग, उसके सिग्नेचर्स, हर एक फ्रॉड का सबूत। हर सबसे बड़ा चौंका देने वाला राज, डीएनए टेस्ट ने सब कुछ उल्टा कर दिया। बच्चा विनय अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी लेना चाहती थी, पर प्रिंसिपल सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता था, अपनी जिंदगी का राज छुपाना चाहता था। वो तो उससे बचना चाहता था, इसलिए दोनों के बीच नफरत बढ़ गई। और जब शादी का प्रेशर ज्यादा हुआ तो उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। अब सबसे बड़ा राज पंचघाटी के जंगल में छुपा था, जहां सच्चाई अपनी कठोर परछाई छुपा रही थी।
क्या वो सच कभी रोशनी में आएगा? भाटी और कचबजे के पास अब वक्त कम था, पर जवाब मिलने थे। स्कूल के स्टाफ रूम में आज सिर्फ चौक और डस्टर का शोर नहीं था, आज सच बोलने की गुनगुनाहट थी। भाटी ने सबको इकट्ठा किया था। जूनियर टीचर्स, क्लर्क, पियोन सब एक कॉर्नर में खड़े थे और एक कोने में प्रिंसिपल मिश्रा। पहले जहां उसकी आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ उसकी सांसों की खामोशी थी। आज हम कुछ पुराने बिल्स पर बात करेंगे। लाइब्रेरी के रिनोवेशन, मिड डे मील का फंड और वही छुपी हुई फाइल जो अब मिल चुकी है। विनय तो सिर्फ साइन करता था, अप्रूवल और फाइल बनाना ये जिम्मेदारी तो आपकी थी मिश्रा जी। मैं तो सिर्फ वो फाइल तो क्लर्क ने। अरे छोड़िए ना फाइल की बात, आप ये बताइए, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट रेखा किससे माँ बनने वाली थी? प्रिंसिपल का चेहरा पहले जर्द हुआ, फिर धीरे धीरे सफेद। उसने एक फाइल उठाई, पर उसका हाथ कांप रहा था, जैसे सच उसकी उंगलियों से फिसल जाएगा। मैं रेखा से प्यार करता था। उसकी आंखों में एक स्पार्क था, एक जज्बा। पहले सब कुछ ठीक था, पर फिर वो बदल गई, धमकियां देने लगी। धमकियां? कैसी? वो कहते थे कि अगर मैंने उसे और उसके बच्चे को अपनाया नहीं तो वो सबको सच बता देगी, स्कूल के बच्चों के सामने, स्टाफ के सामने, मीडिया तक जाएगी। और बच्चा आपका था? हाँ, मेरा था, पर मैं तैयार नहीं था। मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी इज्जत। रूम में ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे गांव के पूरे हवा में उस कन्फेशन की गूंज फैल गई हो। तो आपने विनय को प्रेम करने का प्लान बनाया, उसकी पुरानी गलतियों का फायदा उठाया। रेखा भी तो रेडी थी। उसने कहा अगर विनय को फंसा दें तो मैं साफ हो जाऊंगा और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। पर जब उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया, वो हर रोज मेरे घर के पास आकर रोना, धमकाना। और उस दिन घाटी में मैं सिर्फ उससे मिलने गया था, समझाने, पर वो चिल्लाने लगी। उसने कहा वो अभी मीडिया को कॉल करेगी। मैं घबरा गया। पंचघाटी में एक और सुबह आई थी, लेकिन इस सुबह में एक सच का उजाला था। रेखा यादव अब शांत थी, लेकिन उसका सच बोल पड़ा था। तो प्रिंसिपल मिश्रा मास्टरमाइंड निकला। और विनय एक प्यादा जिसे रेखा भी इस्तेमाल कर रही थी। और जमींदार, उस पे अब करप्शन का केस लगेगा। हर रात को एक दिन रोशनी मिलती है काज बजे, चाहे जंगल के अंधेरों में ही क्यों ना छुपी हो। पुलिस गेस्ट हाउस के एक पुराने कमरे में एक चुप सी बैठी थी। फैन घूम रहा था, लेकिन हवा जैसे रुक गई थी। विनय, जो कभी स्कूल का सबसे उत्साही टीचर था, आज सर झुकाए बैठा था। ना आंखों में रोशनी थी, ना आवाज में उम्मीद। उसके सामने बैठे थे भाटी और कचबजे, दोनों ऑफिसर्स। केस सॉल्व हो गया था, लेकिन उनके चेहरे पर जीत नहीं, सिर्फ अफसोस था। वो जानते थे जो सच वो बताने वाले हैं, वो एक इंसान को अंदर से तोड़ देगा। मुझे बस एक बात बता दो सर, रेखा ने क्या कभी मुझसे प्यार किया भी था? किया उसने ना। एक पल को कमरा एकदम चुप हो गया। फैन की आवाज भी अब पीछे छूट गई थी। विनय ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ टेबल से ग्लास उठाया, एक छोटी सी चुस्की ली और खामोशी से उठ गया। पहले धीरे धीरे चला,